दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी को रोका कैसे जा सकता है, ये सवाल शायद मौजूदा मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और यह मुश्किल शायद बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है। और इतना ही नहीं, इस देश की मीडिया के सामने, इस देश में बीजेपी के आईटी सेल के सामने, इस देश में आरएसएस के सामने यह वाकई एक बड़ा सवाल हो चला है कि राहुल गांधी जिस तर्ज पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, जिस तरीके से आरएसएस को निशाने पर लेते हैं, जिस तरीके से इस देश की अर्थव्यवस्था का ताना बाना वो बुनना चाहते हैं, जिस तरीके से इस देश के भीतर जो लोग हुनरमंद हैं उनको मुख्यधारा में लाकर इस देश की इकोनॉमी को एक नए तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं, जाहिर है राहुल गांधी को कैसे रोका जाए। यह सवाल अब इसलिए मोदी सरकार के लिए बड़ा हो चला है क्योंकि ध्यान दीजिए, भारत की राजनीति में इस वक्त दो ही शख्स हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। और चूंकि वो अब नेहरू गांधी परिवार की लेगेसी को लेकर नहीं चल रहे, बल्कि इस दौर में विपक्ष के नेता हैं, यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन्हें मान्यता अब मिल चुकी है। एक ऐसी मान्यता है जो कि संवैधानिक दायरे में है। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौर में अगर बीते 2 वर्षों के पन्नों को आप पलटिएगा तो राहुल गांधी को रोकने की कौन सी कोशिश मौजूदा सरकार ने नहीं की। शायद इस देश के तमाम संस्थानों को लगाया, शायद इस देश के पूरे मुख्य धारा की मीडिया को लगाया, इस देश के सरकारी संस्थान और मीडिया के साथ साथ इस देश की अदालतें भी उस दिशा में निचले तौर पर सही लेकिन चलती चली गई। यानी कोई रास्ता बचा नहीं जहां राहुल गांधी की घेराबंदी बीते 2 बरस में की नहीं गई होगी। और एक दो नहीं, दर्जनों मामले हैं। लेकिन इन दर्जनों मामलों में 3, 4, 5 मामलों का जिक्र तो हर जुबान पर होना चाहिए। इसीलिए आज इन पन्नों को एक एक करके पलटा जाए उससे पहले एक सवाल वाकई महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर हैं और अमेरिका जाकर इस वक्त वो ना तो एक सांसद के तौर पर और ना ही इंदिरा या नेहरू या फिर गांधी परिवार उसकी लेगेसी को लेकर उनसे कोई सवाल पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं। इस वक्त वो विपक्ष के नेता के तौर पर अमेरिका में जहां भी जाते हैं वह भी इंडियन डायस्पोरा के सामने आते हैं, वहां पर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन उस जवाब का शोर भारत के भीतर क्यों है? यहां तक कि बीजेपी नहीं बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वह भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। कई राज्यों के बीजेपी के मुख्यमंत्री सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, राहुल गांधी मौजूदा वक्त में मोदी सरकार को कटघरे में अगर खड़ा करते हैं तो लोगों को क्या वो सब कुछ अब सही लगने लगा है? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार अमेरिका जा चुके हैं। 9वीं बार वह इसी महीने अमेरिका जाने वाले हैं और उससे ठीक पहले राहुल गांधी अमेरिका जाकर यात्रा करके लौटे आएंगे। तो क्या जिन सवालों का जवाब राहुल गांधी इस देश को लेकर और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करके और सीधे तौर पर आरएसएस पर सीधी टिप्पणी यह कहकर कि वह देश में नफरत और एक धारा कैसे बसाना और बहाना चाहती है, वह चोट और उसका जवाब क्या प्रधानमंत्री मोदी के आश्रय उनकी अमेरिकी यात्रा के दौरान कोई पत्रकार पूछ सकता है? या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वहां भी नहीं होगी, उन्हें क्वाड की बैठक में जाना है प्रधानमंत्री मोदी को। हालांकि हर बरस वो यूनाइटेड नेशन की सालाना बैठक में जरूर जाते थे और वो सितंबर का ही महीना होता था कि जब आप ध्यान दीजिएगा तो 2014 से सितंबर के हर महीने में वो अमेरिका में नजर आए। लेकिन इस बार वो यूनाइटेड नेशन में संबोधित नहीं करेंगे। सवाल इस दौर में राहुल गांधी के खिलाफ जो बीते 2 वर्षों में जो भी पहल हुई, क्या ऐसी पहल इस देश के भीतर किसी नेता के खिलाफ अगर किसी सत्ता ने की होती और बीजेपी ने जो किया और मोदी सरकार ने जो किया, अगर उनके पन्ने आज पहले खोले तो पहली स्थिति आपके सामने इस देश में संस्थानों की आएगी। उसमें सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी आएगा। ईडी ने जून 2022 में
लगातार 5 दिनों तक 50 घंटे के लगभग पूछताछ की। किसी दिन 8 घंटे, किसी दिन 9 घंटे, किसी दिन 11 घंटे। इन 50 घंटों के बावजूद भी ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है, ईडी उन्हें दोषी करार नहीं देती है। ईडी आरोपी की कैटेगरी में ही राहुल गांधी को रखती है, यानी ईडी की पूरी कार्रवाई क्या जो हो रही थी जून 2022 में और 5 दिनों तक 50 घंटे की जो पूछताछ थी वो क्या सरकार के इशारे पर नहीं थी? और उनसे जो पूछताछ के बाद अगर कानूनी रवैये और ढर्रे को आप समझे तो गिरफ्तारी तो हो जानी चाहिए थी। तो क्या राजनीतिक मुश्किलात इस दौर में और बढ़ चुके हैं जो 2022 में नहीं थे, जो 2023 में नहीं थे? क्योंकि अगर इसको भी परखिए तो 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया था इलेक्शन के भाषण में, उसकी फाइल खुलती है 2023 में। और 2023 में 23 मार्च को निचली अदालत मोदी सरनेम की वजह से 2 बरस की सजा दे देती। और सोचिए, उस वक्त राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद थे। नेहरू गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर एक सांसद थे। 23 मार्च को फैसला आता है, 24 मार्च को 24 घंटे से भी कम वक्त में राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन ली जाती है। 3 दिनों के बाद उनको कहा जाता है आप अपना सरकारी बंगला जो लुटियंस की दिल्ली में है खाली कीजिए, और आपको वक्त दिया जा रहा है 22 अप्रैल तक का। राहुल गांधी उससे पहले वह घर भी खाली कर देते हैं। यानी ईडी 5 दिनों तक पूछताछ करे, दोषी ना कहे, मुकदमा चले, निचली अदालत 2 बरस की सजा दे और 24 घंटे के भीतर ना हाईकोर्ट का इंतजार ना सुप्रीम कोर्ट का इंतजार, तुरंत संसद की सदस्यता चली गई, तुरंत सरकारी बंगला ले लिया गया। और इस पूरी प्रक्रिया में जब तीसरी वजह से आइएगा तो उसमें सावरकर और आरएसएस को लेकर कितने केस राहुल गांधी पर थोपे गए। मोदी सरनेम के नाम पर भी लगभग 10 केस तो अलग अलग अदालतों में ठोक ही दिए गए, लेकिन सावरकर के नाम पर भी पुणे की अदालत में केस है। आरएसएस को लेकर असम के कामरूप में केस है, महाराष्ट्र के बांद्रा में और ठाणे में केस है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केस दर्ज है जो मानहानि का केस है। यानी हर मुकदमे और हर पहल को जो सरकार की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ की पहल को अगर आप देखिए तो कोई कोर कसर छोड़ी नहीं गई है। इस दौर में राष्ट्र विरोधी करार देने की परिस्थितियां बार बार राहुल गांधी के सामने, पिछले बरस भी जब वो विदेश यात्रा के दौरान थे तो उस वक्त भी कहा गया आप देशद्रोही के तौर पर जिस तरीके से बात रखते हैं वो आप राष्ट्र के खिलाफ हैं। यानी ऐसे 4 मामले तो बीते 2 बरस में इस तेजी के साथ आए जिसमें कोई दूसरा नेता होता तो कैसे खड़ा हो पाता, यह एक सवाल हर जहन में होना चाहिए। और यहीं से सवाल निकलता है कि अब राहुल गांधी चूंकि विपक्ष के नेता के तौर पर हैं और जिस अंदाज में वो अपनी बातों को रख रहे हैं उसको लेकर सरकार की मुश्किलें, राष्ट्रीय तौर पर तो चुनाव हो गए लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो छवि गढ़ी गई उस छवि पर सीधा हमला है। क्योंकि जो इकोनॉमी का भपका क्रिएट किया गया, राहुल गांधी उसको बिल्कुल नए सिरे से मथना चाहते हैं। और यह हर कोई जानता है कि दुनिया भर के भीतर में जो पूंजीवाद है वो संकट में है। विकसित देशों के भीतर उसकी अपनी विकास दर स्टैग्नेंट स्थिति में आ गई और संकट गहरा रहा है। और खास तौर से अमेरिका और यूरोप के सामने बड़ा संकट है। वहां इन्फ्लेशन आसमान छूने की परिस्थिति में है। वहां के मुश्किल हालात कहीं ना कहीं उस देश के नागरिकों के सामने संकट की स्थिति में है। और यह भी हर कोई जानता है कि दुनिया के भीतर में चीन और चीन की प्रोडक्ट क्या मायने रखते हैं। और ये मायने रखते हैं तो भारत के संदर्भ में ही चीन के साथ अगर व्यापारिक रिश्तों को आप समझ लीजिए तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वह 2020 डोकलाम के बाद इस देश में 3 गुना बढ़ गए हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का हम जिक्र कर रहे हैं। और जो आयात है वह भी बढ़ गया है और भारत जो आयात करता है वो घट गया है। यानी चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते चीन को लाभ देने वाले इस दौर में रहे हैं। लेकिन भारत के भीतर की राजनीति
चीन के अनुकूल नहीं है, तो चीन में के भीतर का प्रोडक्शन, वहां पर रोजगार की परिस्थितियों का जिक्र जब होता है और उसमें कोई अगर उदाहरण भी दे दे तो राहुल गांधी को कटघरे में देश के भीतर के नेता, कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सभी खड़ा कर रहे हैं। हमें लगता है आज इससे हटकर एक नई परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, जिसकी दिशा में बार बार आंखें हर कोई बंद कर रहा है, क्योंकि जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के हुनरमंद हाथों का जिक्र कर रहे हैं, इस देश के एजुकेशन सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं। हुनरमंद स्किल्ड हाथों का कोई उपयोग इस देश में एजुकेशन के साथ क्यों नहीं है? एजुकेशन के ताल्लुकात इस देश के बिजनेस स्टाइल, बिजनेस सिस्टम के साथ क्यों नहीं है? लेकिन उससे पहले हमें लगता है सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करनी होगी कि भारत के भीतर जितनी बड़ी तादाद में अलग अलग क्षेत्रों में जो हुनरमंद लोग हैं या वहां पर जो कच्चा माल निकलता है और उस पर काम करने वाले कारीगर हैं, क्या भारत की इकोनॉमी इसकी इजाजत नहीं देती है? इस देश में कॉरपोरेट का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। इस देश के भीतर में एक ही व्यक्ति को पोर्ट दे दिए गए, एयरपोर्ट दे दिए गए, सड़कें दे दी गई, कम्युनिकेशन दे दिया गया, पावर दे दिया गया। ये पूरी फरिस्त राहुल गांधी भी बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन हर कोई पूछता है अल्टरनेटिव क्या है, विकल्प क्या है? पहली बार राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे ये सुनना चाहिए। वो कह रहे थे कि चीन में जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो भारत में क्यों नहीं हो सकती है। You want to create a brass industry, create it in Moradabad. Open the banks to them, infuse technology, support them, and I guarantee you they will take on China. Right? And you can do it in every district. You support the Bellary jeans industry, you put in a couple hundred crores into that thing, you open the doors of banks to them, I guarantee you they'll get to work, right? But currently, I mean, a simple statistic: 16 lakh crore rupees, 16 lakh crore rupees of bank loans have been forgiven to 25 people. और ये फैक्ट है, मुरादाबाद में जो इंडस्ट्री लगनी चाहिए, ब्रास इंडस्ट्री, वो क्यों नहीं लगी है? और ये फैक्ट है कि बेल्लारी में जो जिंक इंडस्ट्री लगनी चाहिए वो क्यों नहीं लगी है। इन जगहों का कच्चा माल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चला जाता है, लेकिन यहां के हुनरमंद कारीगर क्यों दुनिया के बाजार में अपने हुनर से जिस उत्पादन को खड़ा कर सकते हैं उस दिशा में सरकार ने काम क्यों नहीं किया है? और जो इस कॉरपोरेट को लाभालाभ देने की स्थिति में सरकार है उस पर बंदिशें क्यों नहीं लगनी चाहिए? यह सवाल कोई भी पूछ सकता है और यह सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में लगभग 16% से ज्यादा बेरोजगारी का परसेंटेज हो चला है। और बेरोजगारी की इस परिस्थिति में खुद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है यह परिस्थिति भारत की जीडीपी पर ब्रेक लगा देगी, यह भारत की इकोनॉमी पर ब्रेक लगा सकती है, या फिर यहां पर इतनी बड़ी असमानता हो जाएगी कि सामाजिक तनाव भी यहां पर सामने उभर सकता है। इसका जिक्र आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी करती है। यानी समाज के भीतर के तनाव को खत्म करने के लिए इस देश के लोगों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए? कोई विजन बीते 10 बरस में निकल कर आया? प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ा विजन क्या निकल कर आया? उन्होंने बतलाया कि हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भीतर अगर आप झांक कर दीजिए तो फिर उसमें इस देश के बहुसंख्य तबके के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर मोटी फीस चाहिए, प्राइवेट एजुकेशन चाहिए, उस प्राइवेट एजुकेशन को प्रॉफिट में होना चाहिए, उसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर होनी चाहिए, वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर टक्कर दे। और 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, और कोई सरकार से अगर ये आज की तारीख में सवाल कर दे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद इस देश में हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चे दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं, उसमें अमेरिका भी है, उसमें ब्रिटेन भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें कनाडा भी है, उसमें जर्मनी भी है,
वहां पर बच्चों के जाने की तादाद बढ़ कैसे गई और होते होते जानकारी आ रही है कि 13 लाख तक पहुंच गई। यह चौंकाने वाली स्थिति है। वो कौन सी पॉलिसीज देश के भीतर में होनी चाहिए? पहली बार राहुल गांधी इस विजन को रखना चाहते हैं कि इस देश के भीतर जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम को स्किल्ड लेबर के साथ कैसे जोड़ा जाए, और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है वह तो शुरुआत में हो जानी चाहिए, और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर आपको बिजनेस मॉडल से कैसे जोड़ना है यह समझ हमारे एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। लेकिन एक आइवरी टावर की तर्ज पर हम अपने एजुकेशन को दे रहे हैं। सुनिए, उन्होंने ही इस बात का जिक्र किया। Our education system doesn't connect with the business system. So you have a business system that is operating on its own, and you have a sort of ivory tower education system. And the education system in no way connects deeply with the skill structure of India. So I think bridging that gap, linking those two systems of skill and the education system, vocational training, I think is fundamental. I think currently huge problem in the education system is the ideological capture. So, feeding ideology through the education system. Most of our vice chancellors today are placed by the RSS. अब राहुल जिस बात का जिक्र कर रहे हैं और मौजूदा सरकार इस देश के भीतर जिन नीतियों को बना रही है वो किसी भी क्षेत्र का हो, सिर्फ एजुकेशन का जिक्र मत कीजिए। एजुकेशन की परिस्थिति तो यह है कि भारत की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जेएनयू जो है, वहां का पूरा बजट, चाहे वो रिसर्च का बजट हो, पीरियोडिकल्स का बजट हो, सारे बजट घटा दिए गए। कभी मौका मिलेगा तो पूरा आंकड़ा आपके सामने रख देंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि 10 बरस की सत्ता के दौरान वो कौन सी सबसे बड़ी उपलब्धि है जो इन देश के लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ी और उसको मुख्यधारा में लाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की परिस्थिति में कर दिया उसने। आपको कोई नीति मिलेगी नहीं। हां, 5 किलो अनाज अगर मुफ्त में बांटना एक पॉलिसी है और यह कहना है कि हम इतने लोगों को मुफ्त में खाना खिला सकते हैं, तो शायद देश के भीतर में वह पूरा विजन जो आजादी के बाद से इस देश में चला है वो आपको खोखला नजर आएगा। और कोई भी नहीं चाहता है कि अपने पैरों पर नहीं खड़े होकर सरकार पर निर्भर हो जाएं, और हर सरकार चाहती है कि जनता उस पर निर्भर हो जाए। और यह प्रक्रिया शायद एक ऐसी सोच के साथ निकली जिसमें गाहे बगाहे नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आरएसएस का आ ही गया। अब ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार सितंबर के महीने में अमेरिका गए थे। वो पहला मौका था जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म का जिक्र किया था। 2015 में दोबारा गए और उसके बाद वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, तमाम जगहों पर उन्होंने अलग से इंडियन डियास्पोरा के लेकर वहां पर एक बड़ा चकाचौंध सम्मेलन किया, लोगों से बातचीत की, संवाद बनाया। वो कौन लोग थे? ज्यादातर लोग जो थे वो आरएसएस की जो अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, जिसको हिंदू स्वयंसेवक संघ कहते हैं, यानी एचएसएस। यहां पर आरएसएस है, अमेरिका में एचएसएस है। और राहुल गांधी उसी नब्ज पर यह कहकर चोट कर रहे हैं कि दरअसल इनकी विचारधारा एक धागे में भारत को इस तरीके से पिरोनी है जहां पर कोई अलग सोचे ही नहीं, यानी विविधता रहे ही नहीं, यानी आपका चिंतन जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में आप कुछ करना चाहते हैं, तो वह सोच नहीं रहे। जैसा वो सोच रहे हैं वही सोच रहे, और इसको बहुत ही सलीके के साथ आरएसएस को लेकर जो पूरे विचार राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान रखे, ये जाहिर है बीजेपी और संघ के भीतर मुश्किल हालात पैदा करेंगे। और आरएसएस के लिए तो इसलिए भी मुश्किल हालात होंगे क्योंकि आरएसएस खुले तौर पर कुछ कहती नहीं है। कहने के लिए बीजेपी ही है, जहां से वो निकलकर आरएसएस से निकलकर बीजेपी में आए हैं, यानी स्वयंसेवकों की कतार जो पॉलिटिकल तौर पर है वही कह रही है। इसीलिए
जो निशाने पर लिया गया उसमें गिरिराज सिंह का नाम आया, आज उसमें अनुराग ठाकुर नाम आए, उसमें हेमंत विश्व शर्मा कह रहे थे चीन को लेकर, कोई अलग धाराओं को लेकर, कोई आरएसएस को लेकर कह रहा था। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि इस देश को कैसे आगे बढ़ना है और उस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में लोगों को कैसे शामिल करना है। हर प्रांत की अपनी सोच समझ है, हर का एक अपना कल्चर है, उसके हिसाब से और उस दृष्टि से सत्ता जब सौंपी जाती है किसी सरकार को तो देश कैसे चलाना है ये कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि कैसे बांटना है, कैसे वैचारिक तौर पर लोगों को खत्म करना है, ये बातें नहीं होती है। और शायद इसी नब्ज को राहुल गांधी ने अमेरिका में जिक्र किया। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. अब राहुल इस बात का जिक्र कर रहे हैं और जरा कल्पना कीजिए कि इसी महीने के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अमेरिका जाना है। और इससे पहले जब जब वो अमेरिका गए हैं तो वहां पर हिंदू स्वयंसेवक संघ के बड़ी तादाद में लोग ही स्वागत करते हैं और उनको संबोधित प्रधानमंत्री करते हैं। इस बार भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर राहुल गांधी की जो टिप्पणी है, अगर वहां पर सार्वजनिक तौर पर किसी पत्रकार सम्मेलन में किसी पत्रकार ने यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी से वहां पूछ दिया तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री कोई पहली यात्रा तो कर नहीं रहे हैं। 2014 में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक वो अमेरिका में थे। 2015 में उसी तरीके से 25 से 29 सितंबर तक वो वहां पर थे। 2016 में अप्रैल में भी गए थे, जून में भी गए थे। 2017 में जून में भी गए थे। यानी पहले टर्म में 5 बरस में 5 बार। उसके बाद दूसरे टर्म में जो 2019 में वो फिर सितंबर में जाते हैं। 20 चूंकि कोविड काल था नहीं जाते हैं। 2021 में फिर वो सितंबर के महीने में जाते हैं। 2022 में नहीं जाते हैं, लेकिन 2023 में वो फिर जाते हैं और 2024 में अब फिर से सितंबर में जा रहे हैं। इस बार क्वाड की बैठक में जा रहे हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की विदेश की यात्राएं या विदेश में बनती हुई छवि को लेकर क्या राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा के वक्त प्रधानमंत्री मोदी की उसी छवि को चकनाचूर कर रहे हैं? यह सवाल अब इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर खुले तौर पर जब यह कहते हैं कि दरअसल यह टैक्स पेयर का पैसा है, आपने कैसे 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, आप कैसे इस देश के टैक्स पेयर और जो सरकारी संपत्ति है उसको कौड़ियों के मोल अपने मित्र कॉरपोरेटों को बांट रहे हैं, इन तमाम बातों का जिक्र वो कर रहे हैं। लेकिन एक फैक्ट तो यह भी है कि प्रधानमंत्री की खुद की विदेश की यात्रा इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से ही होती है। और यहां पर एक चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी की जो यात्रा हुई 2019 15 नवंबर ब्राजील की यात्रा थी, तब के बाद से वह 31 देशों में जा चुके हैं। लेकिन 19 के बाद से क्या खर्चा उनकी यात्रा पर आता है, यह प्रधानमंत्री कार्यालय की जो साइट है उसमें आपको नहीं मिलेगा। जो 2014 से 2019 जो ब्राजील की यात्रा थी तब तक मिल जाएगा, उसके बाद से नहीं मिलेगा। ब्राजील की यात्रा जो आखिरी थी उसमें खर्चा तकरीबन 20 करोड़ से कुछ ज्यादा का है। मसला खर्च का भी नहीं है, मसला उस गवर्नेंस का है जिस गवर्नेंस पर सीधा अटैक राहुल गांधी बतौर विपक्ष के नेता कर रहे हैं। और इसीलिए जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ सवाल आया तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को इस तरीके से रखा कि इस देश के भीतर लगता ऐसा है जैसे कोई राजा चला रहा है देश को या कोई तानाशाह है, क्योंकि संवाद ही बंद था जनता के साथ, सारे रास्ते बंद हो गए थे। और इस पूरी रास्ते बंद होने की प्रक्रिया में न मीडिया साथ में खड़ा था, ना इस देश के भीतर में कोई संस्थान साथ दे रहा था, यहां तक कि जुडिशरी के भीतर से भी कुछ चीजें अनुकूल निकल नहीं रही थी। तो संवाद बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए? यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विपक्ष का नेता अगर यह कहे मुझे पूरे देश को पैदल इसलिए नापना पड़ा
क्योंकि इस देश में आम लोगों के साथ हम बातचीत कैसे करें वो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। सुन लीजिए। Avenue. No matter what we did, it was all shut. We spoke in Parliament, that's not televised. We go to the media, they don't pick up what we say. We even go with documents to the legal system, nothing happens. So, all our avenues were shut. And for a long time, we literally couldn't understand how to communicate. And then suddenly we hit upon the idea कि भाई अगर मीडिया आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, तो फिर डायरेक्टली चले जाओ। आप ध्यान दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा के 2 बरस हो चुके हैं और 2 बरस पहले राहुल गांधी को घेरने के लिए कौन कौन से उपाय नहीं किए गए जिससे वह किसी भी तरीके से राजनीतिक मशक्कत करते हुए समाज के भीतर दिखाई ना दे, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। वह ईडी का जिक्र हो, वो चाहे उनके घर को छीनना हो, उनकी संसद सदस्यता रद्द करनी हो, उनके तमाम वक्तव्यों को देश विरोधी बताना हो, उनके खिलाफ अलग अलग अदालतों में देश के अलग अलग हिस्सों में मुकदमे ठोके गए हों जिससे उनकी पूरी व्यस्तता उन मुकदमों में उलझ कर रह जाए। ये तमाम परिस्थितियां बतलाती हैं कि दरअसल अब राहुल गांधी और मौजूदा सरकार के भीतर के जो सवाल हैं दोनों टकराने की स्थिति में हैं और ये सवाल सिर्फ देश की मौजूदा संसदीय चुनावी राजनीति भर सीमित नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी गूंज रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो पुराना वक्त था कि संवाद हो नहीं पाता था। आज की तारीख में तो टेक्नोलॉजी क्षण भर में हर बात को पहुंचा देती है। राहुल गांधी ही कल जो संवाद कर रहे थे वो तकरीबन रात के 1:30 बज रहे थे। यहां तो लोग सो गए थे, लेकिन सुबह उठते ही तमाम तरीकों से देखिए सरकार लग गई राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने के लिए। बीजेपी लग गई, आईटी सेल लग गया, पूरा मीडिया लग गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कटघरा क्यों तोड़ पा रहे हैं या ऐसा लगता है कि जानबूझकर सरकार उन्हें फांसना चाहती है या ऐसा क्यों लग रहा है कि जो सवाल वो उठा रहे हैं वो जायज हैं? और जायज हो या ना हो लेकिन बोलने की स्वतंत्रता तो है और जिन मुद्दों को फैक्ट के साथ उठा रहे हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। नहीं, राजनीतिक तौर की प्रतिस्पर्धा देश के भीतर किसी दूसरे से दौड़ने की स्थिति में नहीं है, वो उसे शांत कराना चाहती है। और बीते 2 बरस में जितने भी पन्ने खोले गए वो तमाम पन्ने अब धराशायी होते होते चूंकि जनता की चुनावी कटघरे के भीतर आकर खड़े हो गए और इस देश के भीतर में नेता की ताकत उसकी चुनावी जीत से जुड़ जाती है। और यह सवाल मौजूदा सरकार के सामने सबसे बड़ा है कि अगर चुनाव दर चुनाव हारते चले गए तब क्या बचेगा। यानी आपके भीतर कितना भी बड़ा विजन हो, राजनीतिक तौर पर कितने भी बेहतरीन विचार हो, आपके पीछे दुनिया का सबसे बड़ा परिवार जो संघ परिवार है वह भी क्यों ना खड़ा हो जाए, लेकिन चुनावी हार चूंकि वो जनता के कटघरे में है और जनता अगर हराने पर निकल आई है तो फिर राहुल गांधी के बातों को जो महत्व मिलेगा वह उन बातों को खारिज करने वाले लोगों को महत्व नहीं मिलेगा। ये मौजूदा सच इस देश के भीतर की उस राजनीति का है जिस राजनीति को पाल पोस कर मौजूदा सत्ता ने ही बड़ा किया है और उसके दायरे में वह सोशल मीडिया भी है, वह मीडिया भी है, वो संस्थान भी हैं, वो नौकरशाही भी है, वो जुडिशरी भी है, हर कोई है। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में पहली बार अब सवाल सरकार के सामने है कि वो राहुल गांधी को खामोश कराए तो कैसे कराए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।